6 मई 2025 को हिंदुस्तान ने जो पाकिस्तान के ऊपर हमला किया, यानी जंग का आगाज़ कर दिया, ये कोई अचानक ऐसा नहीं हुआ, बल्कि ये एक देरपा मंसूबाबंदी जो इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट और हिंदुस्तान की जो डीप स्टेट है उसके दरमियान बहुत अरसे से ये सारी चीज़ें जो हैं वो पनप रही थीं। मोदी ने क्या किया, वो क्या बोलते हैं उसको, महराज तैयारे, नॉट महराज, क्या ये रफ़ाइल और बहुत सारा इन 2-3 सालों के अंदर बहुत जदीद असला ख़रीदा, और ज़ाहिर है कि वो इस मंसूबे के लिए था कि हम एक और फॉल्स फ्लैग करवा के पाकिस्तान के ऊपर हमला कर देंगे, और उसमें अमेरिका और यूरोपियन ताकतें, इसराइल और पाकिस्तान के हमसाया ममालिक जो हैं वो भी शामिल हैं। तो यहाँ जो है वो नॉट ममालिक बट मुल्क एक मुल्क वो भी शामिल है, क्योंकि यहाँ हदफ सिर्फ यही है, ना तो कश्मीर का मसला है, ना पानी का फ़िलहाल मसला है, ना ही कोई और चीज़ है, वो है कि पाकिस्तान को डी न्यूक्लियराइज करना है किसी ना किसी तरीके से, और उसके लिए ये मसला जो है ये जारी रहेगा फॉर द टाइम बिंग। थोड़े वक्त के लिए ये हो सकता है इसमें हॉल्ट आ जाए, लेकिन ये प्रोसेस आफ्टर पैसेज ऑफ सम टाइम ये रहेगा। ये नहीं समझना चाहिए कि आज वो सीज़ फायर हो गया है और अब अगले 10 साल के लिए 20 साल के लिए कोई ऐसा मसला नहीं होगा। किसी चीज़ की कोई गारंटी नहीं। बिलाशुबा जंगों में जो है असल चीज़ क्या होती है, जो अपर हैंड रहते हैं जंगों में, वो पॉलिटिकली क्या गेन करते हैं, ये असल चीज़ होती है। ओके, अब नो डाउट, यानी जिसे कहते हैं ना अपसेट होना, ये एक अपसेट था। ये 3-4 दिन की जो टेंशन, जंगें वगैरह रहीं, ड्रोन आए, मिसाइल आए, एयर सॉर्टिस हुई, ये सारा कुछ ये एक बहुत बड़ा अपसेट हुआ है। उसकी वजह ये नहीं कि पाकिस्तान का मुकाबला हिंदुस्तान के साथ था, नो, पाकिस्तान का मुकाबला इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट के बड़े बड़े प्लेयरों के साथ था, जैसे इसराइल है, अमेरिका है, और यही आप चीज़ देखते हैं कि जैसे ही जंग से पहले ही वो क्या बोलते हैं, फॉल्स फ्लैग हुआ कश्मीर में, तो ये ट्रम्प क्या कह रहा था, लेट देम फाइट, ये इनकी हज़ारों साल से जंगें हैं और ये खुद ही सॉर्ट आउट करेंगे। ये वाज़े इंडिकेशन था मोदी को गो फॉर इट, क्योंकि उनकी पहले से प्लानिंग है। और ये इतना सीरियस मसला है कि अगर देखिए, अगर यहाँ हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान एटमी हथियारों एक दूसरे पर चला भी देते हैं, तो अमेरिका मिलियंस ऑफ माइल दूर है उसका वो जो है वो ताबकारी अमेरिका तो नहीं जाएगी। उसका ज़्यादा असर कहाँ होएगा, पाकिस्तान, हिंदुस्तान, बांग्लादेश और क्या बोलते हैं चाइना संभाव। ये डिपेंड करता है कि चाइना के किस इलाके में बम आके, यानी हिंदुस्तान के किस इलाके में एटम बम गिरता है। तो ये फिर जिस लेट से जब अगर बम एटमी जंग हो जाएगी तो चाइना के ऊपर उसका शदीद असर होएगा कि उसकी जो दुनिया में मुआशी तौर पे डोमिनेशन है वो उसके ऊपर बहुत बड़ी एक ज़रब लग जाएगी कि आपके हमसाया मुल्क में बम चल गए हैं, तो डेफिनेटली ये एक बहुत बड़ा एक चैलेंज होगा किसके लिए, चाइना के लिए भी। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान एटमी जंग करवाने से वेस्टर्न कंट्रीज दे हैव नथिंग टू लूज, गेन ही गेन है। ओके, सबसे पहला
اسلامک ایٹم بم کا جو مسئلہ ہے وہ ونس فار آل ختم. اوکے. دوسرا ہیوج پاپولیشن جو اس خطے میں بستی ہے وہ ختم، اور اس کا سارا اثر جو ہے چائنا کے اوپر بھی آئے گا. تو وہ ایک مودی جیسے نون سینس، ایک ڈفر اور ایک متعصب، ایک کٹر، جو وہ سپرمیسی آف ہندوازم کی چکر میں پڑھ کے تو اس نے وہ امریکنز نے، یہودیوں نے اس کو پھونک ڈال دی، اور اس نے واقعی اپنے آپ کو سمجھ لیا کہ میں واقعی ایک سپر پاور کے طور پر ہوں. میں نے 2 دن پہلے جو ایک ولاگ بنایا تھا، میں نے کہا یہ اس کو انہوں نے پمپ ڈالا تھا کہ ہوا ڈال دی تھی کہ پہیا پاکستان کو. اب اول بات تو یہ ہے کہ اگر وہ کیا بولتے ہیں اس کا نام، ٹرمپ کے ٹیلی فون کے اوپر جو ہے دونوں نے سیز فائر پہ ایگری ہو گئی، تو وہ ایک ٹیلی فون کے ذریعے اس ایشو کو اس نوبت تک آنے ہی نہ دیتا. لیکن وہ ٹیسٹ کر رہے تھے، دیکھ رہے تھے کہ واٹ از دا آؤٹ کم، واٹ ول بی دا آؤٹ کم. جب انہوں نے دیکھا ہیں سارے، یعنی کیا وہ ایک بہت بڑا اپسیٹ ہو رہا ہے، اور پھر جو ہمارا جو ہے کہ جی دفاعی ویپنز جو ہیں ان کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، ہم سپیریئر ہیں. یہاں تو وہ چائنیز جو ہے انہوں نے رفال کو گرا دیا ہے، ان کے میزائل، ہماری ٹیکنالوجی ہندوستان کو جو ہم نے، یہ تو چند ایک چیزیں ہیں جو کہ ہم پبلک میں آئی ہیں، پتہ چلا ہے کہ امریکنز نے اور اسرائیلیوں نے ان کو کون کون سے ویپن دیے ہوئے تھے، لیکن بہت سارے ایسے ویپن جو منہ دیکھتے رہ گئے اور وہ کچھ بھی نہ کر سکے، کاؤنٹر نہ کر سکے، تو وہ ان کے بارے میں پتہ نہیں ہے. انہوں نے بہت بڑی ٹیکنالوجی ان کو دی ہوئی ہے ہندوستان، اس لیے کہ وہ پاکستان کو جو ہے وہ ڈیسٹیبلائز کر دے، چاہے فتح کریں پاکستان کو، چاہے ایٹم بم ایکسچینج ہو، دونوں صورتوں میں پاکستان ہدف کیا ہے کہ پاکستان کا ایٹمی جو اثاثہ ہے وہ ختم کر دے. اور کوئی مسئلہ نہیں اس میں، ہندوستان کی کیا گین ہوئے گی، کچھ بھی نہیں ہوگی. ہمارے پاس بم رہے نہ رہے، ہمارے جو تضاد جو ہے وہ تو ہسٹوریکلی وہ لڑائیاں تو ہوئیں گی، ہاتھوں سے نہیں، بندوقوں سے نہیں، ایٹم بم سے نہیں، تو وربلی بھی رہیں گی. تو بھائی کیونکہ پاسٹ یہ بتاتا ہے کہ جیسے مسلمانوں کی وہاں ریٹ تھی، اسٹرانگ ریٹ تھی، اس لیے وہ اتنے بلوے، اتنے وہ نہیں آئے. اگر آپ ہسٹری میں جا کر دیکھیں، ڈیورنگ فرسٹ ورلڈ وار انگریزوں نے وہ فوکس کیا جنگ کے اوپر، اور یہاں ہندوستان کے اندر مسلمان ہندوؤں کے بہت سارے یہاں جنگیں شروع ہو گئیں. کیا جنگ کیا کہتے ہیں اس کو، بلوے شروع ہو گئے، رائٹس ہو گئے، ایک دوسرے پہ حملے مارنا، یہ وہ چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر، کیونکہ انگریز جو ہے وہ فلی فوکس کر رہے تھے یورپ کے اندر. اور اس کے بعد جیسے ہی وہ جنگ سے ختم ہوئے ہیں 39 تک، پھر آپ دیکھیے کہ وہاں اتنے بلوے، یہ ہندو مسلمان، کیونکہ رٹ کو انہوں نے پھر آ کے مینٹین کیا اور لا اینڈ آرڈر کو رکھا. تو یہ، لیکن جیسے ہی سیکنڈ ورلڈ وار شروع ہوتی ہے آپ دیکھ لیتے ہیں کہ پھر وہی شروع ہو گئے. تو یہ بہرحال جو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ ہندوستان کے اور مسلمان، اگر لیٹ سے اگر کل کو ہندوستان پورے پاکستان پر بھی قبضہ کر لے، لیکن عوام جو ہیں وہ تو رہیں گے، لڑائیاں تو ہوں گی. تو اس لیے یہ اول تو انشاءاللہ اسی میں نہیں ہو سکتا، یہ ان کا خواب ہے کہ ہندوستان کبھی پاکستان پر قبضہ کر لے گا. اور میں مثال دے رہا ہوں کہ اگر یہ بھی ہو جائے تو ہمارا جو تضاد ہے ان کے ساتھ وہ رہے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ انفارچونیٹلی ہندوستان کے اندر گزشتہ 20-30 سال سے جو ہے جو ہندو سپرمیسی کا جو کانسیپٹ جاگ گیا ہے،
وہ चैन से नहीं रहने देगा, वो लड़ाइयों का और सबब बनेगा। ओके, तो यहाँ इस बात को समझना बेहद ज़रूरी है। ज़मीनी हक़ाइक़ बहुत मुख्तलिफ हैं, किताबी बातें वो उनको हम इकट्ठा नहीं कर सकते। किताब में क्या लिखा है, वो क्या सड़े चलवोदे ने की लिखा है, इश्तियाक हुसैन है उसका नाम, इश्तियाक अहमद ने या किसी लिबरल ने, ये आपस में मैच ही नहीं करती ये चीज़ें। हक़ाइक़ कुछ हैं और इनके बयानिए कुछ और होते हैं। तो इसी तरह से बहरहाल हम आगे चल के देखते हैं मौजूदा सूरत हाल में कि अब क्या होगा। क्या गारंटी है कल को फिर ये तैयारी करने के बाद एक और फॉल्स फ्लैग करवाना शुरू कर दें। इसकी कोई गारंटी नहीं कि जनाब वो बलूचिस्तान से जो टेररिस्ट हैं उनको ज़्यादा रीऑर्गेनाइज करके, उनको ज़्यादा वेपन दे के, उनको ज़्यादा जो है बड़े मिशन टास्क दे के पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करवाने की, या इसी तरह से। और ये इस चीज़ के इम्कानात बहुत ज़्यादा हैं। अब हिंदुस्तान और जो इंटरनेशनल एंटी इस्लाम इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट है वो फिर इनको इस्तेमाल करेगी और इधर हिंदुस्तान के अंदर फिर नई जंग का माहौल और उसके वेपन, उसके अब ये तो उन्होंने देखना था कि अब ये सारे एनालिसिस करेंगे किस वेपन ने क्या किया है, अब हम हिंदुस्तान को कौन सा वेपन दें। और फिर ये बहुत बड़ा सेटबैक है कि जनाब अली अब अमरीकी असले को कौन पूछेगा। दुनिया का हर मुल्क जो है वो चाइनीज़, पहले तो ये था कि जी चाइनीज़ चीज़ें जो होती हैं वो नुमाइश के लिए होती हैं, देर पानी होती बेकार होता है चाइनीज़ के बारे में। अब एटलीस्ट वेपन्स के ऊपर आकर वेस्ट की जो मोनोपली है वो चाइना की टेक्नोलॉजी ने पाश कर दी। मैं यकीन करता हूं कि चाइना ने जो इनकी मोस्ट एडवांस टेक्नोलॉजी है वो सीक्रेट ही रखी हुई है, वो पाकिस्तान को नहीं दी उन्होंने। वो उन्होंने यकीनन इन केस अगर अमेरिका के साथ डायरेक्ट क्लैश हो तो फिर दुनिया को पता चलेगा कि चाइनीज़ के पास कौन कौन से वेपन हैं। अभी उन्होंने जो है अपने 2 या 3 दर्जे के वेपन पाकिस्तान को सप्लाई किए और उन्होंने इसराइली टेक्नोलॉजी बुरो बखैर अमेरिकन और यू नेम इट जितने भी इन्होंने लिए हुए थे, फ्रांस ये वो जनाब संदूर लगा के उसको वापस भेज दिया। तो अब क्या किया जा सकता है, ये चीज़ जो है देखिए, यानी आज भी अगर दुनिया वाकई अमन के जस्तजू में है, ख़ासतौर पे ये जो बड़े ममालिक हैं, तो वो जो सबसे ज़्यादा इशू बड़ा है दो एटमी ताकतों में, उसके अंदर इंसाफ से आकर जो है वो उस डिस्प्यूट को ख़त्म करें, लेकिन वो नहीं करते क्योंकि वो चाहते हैं कि इनके अंदर जंग रहे। ओके, 47 से यूएनओ ने जो कहा था कश्मीर के बारे में कि हक़ खुद इरादियत, और ये कहते हैं हमने जमहूरियत के लिए हर तरह के कुर्बानी देते हैं ये वो, क्योंकि डेमोक्रेसी जो है वो पीस की है और अलामत है ये वो। लेकिन यहाँ हालत ये है कि 80 साल से इन्होंने कश्मीर के मसले के ऊपर किसी किस्म की तवज्जो नहीं दी, बल्कि सर्द खानों में डाल दिया, खुद ही अपने टेररिस्ट नेटवर्क बनाकर, जिसमें डेफिनेटली पाकिस्तान की कादियानी इस्टेब्लिशमेंट शामिल है और रा और ये दूसरी CIA वगैरह, कि जी वहाँ तो जी टेररिस्ट हैं। और टेररिस्ट कौन से हैं? जो डॉलर में जिनको पेमेंट होती है, जो CIA के, जो मोसाद के लिए काम करते हैं, जो राह के लिए काम करते हैं। लेकिन बदकिस्मती यह है कि आज भी वो पाकिस्तान के अंदर बैठे हुए हैं और ये पाकिस्तान को जो है ये जवाज़ फ्राहम करना है अमेरिका को, दूसरे के देखें जी ये फ़लाने टेररिस्ट, हालांकि वो इनके अपने एजेंडा, जैसे मैं पहले बता चुका हूँ। तो इसलिए बहुत ज़रूरी ये भी चीज़ है कि
इन तमाम सो कॉल्ड जहादी ग्रुप्स को मुकम्मल तौर पे पाकिस्तान से इसका सफाया किया जाए। ओके, तो ये दिल्ली के ऊपर परचम लहराने का बायस नहीं बनेंगे। ये पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज, पाकिस्तान को नुकसान, पाकिस्तान को टेररिस्ट स्टेट के तौर के ऊपर डिक्लेयर करने के लिए ये मार्द वजूद में लाए गए हैं, और हमारे मादरचोद एस्टैब्लिशमेंट ये नहीं समझ रही। तो इसलिए अजहर और क्या हाफिज सईद वगैरह, मैं बार बार कहता हूँ कि इनको यहाँ से, पाकिस्तान से बिल्कुल, इनको चलें अफगानिस्तान भेज दें। वो भी इनके हम मसलक ही हैं ना, वहाबी देवबंदी हैं, तो वो ज़रूर इनको वेलकम करेंगे। तो यस, ये सारी चीज़ें जो हैं इनके ऊपर, और फिर यकीनन पाकिस्तान अपर हैंड है। अगर कोई डील भी होनी है, अगर कोई जो सीज़ फायर की जो कंडीशंस हैं, अब वो टेबल टॉक के ऊपर बैठें, और वो जो गेन है आपका अपर हैंड होने की, उसको सही यूटिलाइज करना, ये टास्क है। अब सबसे पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान जो है वो ये शर्त रखे कि कश्मीर का मसला, फिर दूसरा ये जो यानी मोदी हुकूमत से पहले भी हिंदुस्तान जो है वो ये उनके बड़ा एक हरबा है। मैंने जैसे बताया ना, 71 की वॉर में उन्होंने एक नकारा जहाज, क्या नाम था उसका, गंगा, वो पाकिस्तान वो हाईजैक करवा के अपने एजेंटों से वो फॉल्स फ्लैग किया था। फिर आगे हम चल के देखते हैं, इन्होंने वो फॉल्स फ्लैग किया, क्या कहते हैं, जिसमें ये इंडियन रॉ एजेंट जो अजहर मसूद और एक जरगर वगैरह, ये मादरचोद जो थे, इनको सो कॉल्ड इंडियन जेलों से रहा करवाया, हालांकि ये इंडियन पेड एजेंट हैं। तो बहरहाल ये भी एक फॉल्स फ्लैग था जिसमें तालिबान भी इन्वॉल्व थे। आई थिंक 99 में ये हुआ था, 1999 में। तो फिर वो क्या बोलते हैं उसको, बम्बई का, और बहुत सारे कभी पार्लियामेंट पे हमले, ये सारे फॉल्स फ्लैग हैं, नो डाउट अबाउट इट, मुकम्मल फॉल्स फ्लैग। तो ये इनका यानी एक मुसलसल तरीक़ाकार रहा है कि फॉल्स फ्लैग करवाते हैं, उसके बाद वो फौरी इल्ज़ाम पाकिस्तान और फ़ौजें जो है वहाँ ले आते हैं बॉर्डर के ऊपर, टेंशन दो मुल्कों के दरमियान हो। तो इसका एक कानून बनाना चाहिए कि भी अगर कोई इस किस्म का फॉल्स फ्लैग हो तो इसकी एक कमेटी बनाएं जो फाइंड आउट करेगी कि इस फॉल्स फ्लैग के पीछे कौन है। एक तरफ पर प्रोपोगंडा किया जाता है कि जी जनाब पाकिस्तान में जो है नॉन स्टेट एक्टर बड़े स्ट्रॉन्ग हैं, ओके, और जैसे ही वो नॉन स्टेट एक्टर जो हैं कोई फॉल्स फ्लैग उनके नाम से इंडिया करवा देता है तो सारी दुनिया ब्लेम करना शुरू कर देती है पाकिस्तान को। तो हमारी इस्टेब्लिशमेंट जो है उनको इन चीज़ों को समझना पड़ेगा, और उसके लिए ज़रूरी है कि वहाँ से तमाम मर्ज़ियों को निकाला जाए और उनकी जगह पैट्रियोटिक मुस्लिम आए। ओके, तो ये और ये मैं जब ये कहता हूँ कि मुसलमान आए, वो ये नहीं कि वो दाढ़ियाँ लगाकर और मुसल्ले पे और ये तालिबान टाइप, वो तो नहीं, वो तो ज़्यादातर अमेरिकन एजेंट होते हैं, लेकिन आम जैसे दुनियादार लोग आए और लेकिन मुसलमान हों, नॉन मरज़ई हों। मरज़इयत जो है वो अभी भी हमारे लिए बहुत बड़ा थ्रेट है कि ये किसी वक्त भी पाकिस्तान को लेट डाउन करेंगे, किसी वक्त भी गद्दारी कर सकते हैं, किसी वक्त भी कुछ शदीद नुकसान पहुंचा सकते हैं पाकिस्तान को, जैसे ज़ियाउल हक ने पहुंचाया, जैसे और बहुत सारे इमरान खान, ये वो सारे मादरचोद जो है मिलके इनके जितने भी हैं उन्होंने नुकसान ही किए हैं। तो बहरहाल ये चीज़ जो है अब हमें ये चीज़ को समझने की ज़रूरत है। इस मौके के ऊपर बहादराना पॉलिसी चलनी चाहिए। आपके पास सबूत आए हैं, आपने माना है, आपने देखा है, सारे शवाहिद आपके पास हैं कि इसराइल ने खुलकर अपना असला, अपनी टेक्नोलॉजी, अपनी मैन पावर, अपने जो कुछ था वो हिंदुस्तान को दिया, अपने पायलट, अपने त्यारे। ओके, तो टिट फॉर टाइट करें। ओके,
وہ بہادرانہ فیصلہ کرنا پڑے گا. تو ہم کیوں نہیں ہمارے پاس جو کچھ ہے ہم کیوں نہیں اپنے مسلمان فلسطینیوں سے جب میں بات کرتا ہوں تو وہ یہ نہیں کیا حماس نہیں، حماس بھی ان کی اپنی ہے. تو ہمیں اس خطے میں مکمل طور پہ حق مل گیا ہے کہ اسرائیل کے خلاف ہم بھی اپنی مین پاور دیں، ہم بھی اپنے فوجی ان کو دیں، ہم بھی اپنی ٹیکنالوجی ان کو دیں، ہمارے پاس جو میزائل ہیں وہ بھی ان کو دیں، اور کہیں کہ اب ہم نے غزہ نہیں بننے دینا. یہاں بھٹو جیسے عظیم لیڈر کی ضرورت ہے. مجھے یاد ہے کہ 73 میں جب بھٹو صاحب امریکہ کا بڑا کامیاب دورہ کر کے آئے تھے تو اس کے تھوڑے دنوں بعد ہی یہ جنگ شروع ہو گئی تھی عرب اسرائیل. اور بھٹو نے یہ نہیں دیکھا کہ میں نے کون سے معاہدے ان سے، کون سے مفاد، کون سے بینیفٹ کر کے آیا ہوں. انہوں نے کہا نہیں، ایز اے مسلم وی ہیو ٹو اسٹینڈ ود مسلم برادرز ان سیریا اینڈ ایجپٹ. اوکے. اور اس نے فل فلیج مدد کی. اوکے. پاکستانی پائلٹس نے جا کر وہاں پر اسرائیل جو بہت بڑے بنتے ہیں ان کو جو ہے بتا دیا. اوکے. ان کے جہاز تباہ کیے، ان کے اوپر پریشر رکھا. ہمارے یہاں والنٹیئرز فرنٹ کے اوپر جا کے سیریا کے لیے جو جنگ کی. اوکے. تو یہ بہادرانہ فیصلے ہوتے ہیں، اور وہی قومیں جو ہیں کامیاب ہوتی ہیں جن کے لیڈرشپ، جن کے لوگ جو ہے ایسے موقعوں کے اوپر کیا کہتے ہیں نیم دلی کے مظاہرے نہ کریں، بہادری سے مظاہرہ کریں. کیونکہ آپ بزدل بھی بنو گے تب بھی آپ کی موت ہے، تو کیوں نہیں بہادر بن کے مرتے؟ مارو یا مر جاؤ. پھر بہادر بنو گے تو آپ کے پاس دوسرا آپشن ہے کہ آپ دوسرے کو مار سکتے ہو. اگر بزدل بنو گے تو آپ کے پاس دوسرا آپشن ختم ہو جاتا ہے. تو یہ لامتناہی سلسلہ، یہ پھر آئیں گے آپ کے پیچھے، یہ پھر کریں گے. ہدف ان کا جو ہے ابھی تک وہ وہاں پر ہی ہے کہ یہ تباہ کیوں نہیں ہوئے اس کے نیوکلیر ایسٹ پاکستان نقشہ تھے. تو بلا شبہ یہ فتح جو ہے یقیناً یہ ہوتی ہے رب کی خفیہ تدبیر کہ کس طریقے سے کتنا مان تھا امریکہ کو، کتنا مان تھا اسرائیل کو، کتنا مان تھا یہ خلیجی فورسز کو اور افغانستان کو کہ ہندوستان جو ہے وہ ول ٹیک کیئر آف پاکستان. تو اللہ کی خفیہ تدبیر یہاں کام کرتی ہے. اس کو کہتے ہیں اللہ کی خفیہ تدبیر کا کام کرنا. اوکے. کہ کہاں دنیا کی، یعنی اگر نمبر وائز دیکھا جائے تو آئی تھنک دوسری یا تیسرے نمبر پر ہے ہندوستان کی فوجی، آفٹر کیا بولتے ہیں چائنا کے بعد سب سے بڑی فوج جو ہے انہی کے پاس ہے. ترلے منتا کرنا شروع ہو گئے اس کے ساتھ کیا ٹرمپ کو کہ آ جاؤ اب ہمارا سیز فائر کرواؤ. لیکن وہ مکار ہیں. بالکل صحیح ہے. یہ سوشل میڈیا پہ جو آ رہا ہے مشتری ہوشیار باش، ہمیں ان سے ہوشیار رہنا ہے. اور پھر یہ دیکھیے جب بھٹو صاحب نے 73 میں مدد کی ان کی، آج کتنے عرصہ ہو گیا ہے؟ اٹس آلموسٹ 51-52 ایئرس. آج بھی میں تو سیریا میں رہا ہوا ہوں، ان کو پتہ چلتا ہے کہ یہ پاکستانی ہے تو وہ ہمیں گلے لگا لیتے ہیں. اوہ آپ نے 73 کی جنگ میں ہماری مدد کی تھی. ان کو یاد ہے، حالانکہ 50 سال ہو گئے. ایون اگر ہم ترکی میں بھی چلے جائیں، 100 سال پہلے جو واقعات ہوئے اور ہندوستان کے مسلمان جب وہاں گئے ہیں تو وہ آج بھی پاکستانیوں کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. تو کچھ ایسے بھی ہیں. چلیں اللہ خیر سب کو ہدایت دے. ہمیں جو بنیادی چیز یہ ہے کہ پوری امت کا فرض ہے کہ وہ پاکستان کے ساتھ کھڑے ہوں. لیکن آپ دیکھیے کہ نہ عرب کھڑے ہیں، بلکہ عرب تو ان کے ساتھ ملے ہوئے تھے، خلیجی ریاستیں وغیرہ ہندوستان کے ساتھ، اور دوسرے ممالک یہ دیکھیے سارے. تو
इनसे अच्छा तो शाह था। शाह ने पाकिस्तान को 65 की वॉर में अपने प्लेन दिए, पैसे दिए। इन्होंने क्या दिया? नाम इस्लाम का लेते हैं। तो बहरहाल चलें, यहाँ एक और जो स्पिरिट ऑफ पाकिस्तानी नेशन वो देखने की, जिसका मैं 65 में भी मुझे याद है कि पीपल इतने ब्रेव लोग थे, इतने ब्रेव लोग थे, खुदा की कसम है, मुझे अच्छी तरह से याद है 65 और 71 की वॉर में बम चल रहे थे तो लोग मैदानों में आ जाते थे और नारे लगाते थे। आज भी मैंने वो स्पिरिट देखी है, सुभान अल्लाह। ड्रोन ऊपर है और लोग यहाँ आके तो जनाब उसके ऊपर मुंह से गाली दे रहे हैं या गोली चला रहे हैं उसको रोकने की, और वो नारे लगा रहे हैं, हालांकि ड्रोन तो कहीं गिर सकता है इनके ऊपर। और कभी ऐसे जंगें भी देखी हैं कि अभी वो एंटर हुए हैं तो लोगों ने अपना मुल्क छोड़ दिया, इधर उधर चले गए लाखों की तादाद में। खैर चले, बहरहाल हक़ाइक़ कुछ और होते हैं। तो ये चीज़ें समझने वाली हैं और ताना नहीं किसी को देना चाहिए। हमें ज़रूरत है मुसलमानों के अंदर इत्तेहाद की। मुसलमानों के अंदर बड़े बड़े मुसलमानों के अंदर इख्तलाफात रहे हैं, लेकिन जब उनको पता चला कि कुफ़ार ने हमला कर दिया है तो इख्तलाफ भूल के तो वो अपने मुसलमान भाई की मदद। ये हमारी हिस्ट्री रही है। इसको कहते हैं अहले क्या बोलते हैं, मोमन। मोमन की ये स्पिरिट होनी चाहिए कि ठीक है हमारे आपस में इनकी है, लेकिन नाउ इट इज़ ये डिसाइड करना है कि मुसलमान के साथ खड़े होना है या कि मुशरिकीन के साथ। चलें, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह सुब्हान ताला जब तक पाकिस्तान के साथ है, और है, आप देख लें कितनी बड़ी ताकत हिंदुस्तान, पूरी दजाली कुव्वतें, इसराइल, ये सारे सहूनियत, ये अरब के शेख, ये सारे उसके साथ हैं। तालिबान उनके साथ हैं, लेकिन क्या हुआ है? इसको कहते हैं मंशाए रब। तो आप समझ जाएं, तासुब को निकाल दें, दिल अल्लाह की हिकमत को समझने की कोशिश करें और उसके बाद अपने आप में तब्दीली लाएं, उम्मत के कॉन्सेप्ट को पैदा करें।